भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा पर्व 4 भारत की भूमिका अध्याय 36 समाज को सुदृढ़ बनाएं। पृष्ठ संख्या 250। पहला, सामाजिक करार सिद्धांत को नकार। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समरस नहीं होता तब तक समाज बनने की संभावना ही नहीं पैदा होती। पश्चिम को इस सूत्र का लेश मात्र बोध नहीं है। पश्चिमी स्वभाव वाला व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। अकेले रहने को वह स्वतंत्रता कहता है। उस स्वतंत्रता को श्रेष्ठ मूल्य मानता है, उसे अपना अधिकार मानता है। इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वह अपने आसपास एक सुरक्षा चक्र बनाता है। सुरक्षा चक्र को यथासंभव अभेद्य बनाने का प्रयास करता है। कोई भी उसमें प्रवेश ना करे इसकी सावधानी रखता है। स्वतंत्रता का वह शाब्दिक अर्थ समझता है और अपने ही तंत्र से वह जीता है। अपने तंत्र में किसी की दखल वह नहीं चाहता है। इस स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, एक है असुरक्षा का भाव और दूसरा है अविश्वास का भाव। उसे हमेशा दूसरों से भय रहता है। यदि सावधानी नहीं रखी गई तो कोई भी आकर उसकी स्वतंत्रता का नाश करेगा। यह भय उसका नित्य साथी है। कोई मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा, ऐसा विश्वास वह नहीं कर सकता। सारे संबंधों को वह अविश्वास से ही देखता है। इसका भी कारण है, उसकी वृत्ति स्वार्थी और अन्यायपूर्ण है। वह अपनी स्वतंत्रता को तो बनाए रखना चाहता है, परंतु दूसरों की स्वतंत्रता का नाश करने की युक्ति प्रयुक्ति है। वह स्वयं तो किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, परंतु दूसरों को अपने अधीन बनाना चाहता है। इस कारण से उसे हमेशा भय और अविश्वास भी नित्य साथ रखने ही पड़ते हैं। उसे ये इतने स्वाभाविक लगते हैं कि उनके कारण से अनेक मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, इसकी भी उसे चिंता नहीं होती। उन्हें भी वह अनिवार्य अनिष्ट समझकर स्वीकार करता है। विषुववृत्त पर तापमान अधिक होना जितना स्वाभाविक है, उतना ही स्वाभाविक भय, अविश्वास और उनसे जनित मनोवैज्ञानिक समस्याओं का होना है। पृथ्वी के गोल पर वह अकेला तो नहीं रह सकता। यद्यपि उसका स्वप्न तो सारी पृथ्वी पर अकेले ही स्वामित्व स्थापित कर उपभोग करना रहता है, परंतु पृथ्वी पर असंख्य मनुष्य रहते हैं। मनुष्य के अलावा शेष सारी प्रकृति का तो वह स्वघोषित स्वामी है ही, परंतु मनुष्यों के साथ वह ऐसी घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे मनुष्य भी ऐसा ही चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य मन में एकाधिकार की आकांक्षा रखता है, परंतु प्रकट रूप से उसे सबके साथ समायोजन करना पड़ता है। इस समायोजन के लिए उसने जो व्यवस्था बनाई है, उसे उसने सामाजिक करार की संज्ञा दी है। अपने सुख और हित को सुरक्षित रखने के लिए दूसरों से जितना मिलता है उतना लेना, दूसरों से अधिकतम प्राप्त कर लेने के लिए यदि कुछ देना पड़ता है तो देना, इस प्रकार का आशय और स्वरूप है। सामाजिक करार का यह सिद्धांत सामाजिक जीवन में विसंवाद पैदा करने वाला है। यह सिद्धांत स्वार्थ और स्वकेंद्रीय व्यवस्था को मान्यता देता है, स्पर्धा और संघर्ष को अनिवार्य बनाता है, युद्ध को स्वाभाविक सिद्ध करता है और दुख, शोक, अस्वास्थ्य को नियंत्रित कर नाश की ओर गति करता है। अपने आप को बचाकर रखने की मनुष्य की वृत्ति समरसता, परिवार भावना, सेवा आदि को पनपने ही नहीं देती। इन तत्वों के बिना समाज की समृद्धि और संस्कृति संभव ही नहीं है। भारत अपने लिए तो इस सामाजिक करार के सिद्धांत का स्वीकार नहीं ही करेगा, अपितु विश्व कल्याण की दृष्टि से भी उसको छोड़ना आवश्यक है, यह समझाने का प्रयास करेगा। दूसरा, लोकतंत्र पर पुनर्विचार। भारत में आज लोकतंत्र है। अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी का यह अनुवाद है, परंतु अन्य अनेक संज्ञाओं के अनुवाद की तरह इस शब्द के अनुवाद ने भी भारी अनर्थ किया है। अंग्रेजी का डेमोक्रेसी और भारत का लोकतंत्र एक दूसरे से अत्यंत भिन्न संकल्पनाएं हैं। क्या ये विस्मयकारी नहीं लगता कि सन 1947 तक ब्रिटिश भारत में से गए तब तक भारत में लोकतंत्र नहीं था। भारत में ब्रिटिशों का राज्य था तब भी नहीं था। तब भी तो राज्य तो रानी विक्टोरिया का ही था। आदिकाल से भारत में राजाओं का राज्य रहा है। यह अवश्य सत्य है कि गणतंत्र भी रहे हैं, परंतु आज का लोकतंत्र भारत की लोकतंत्र की संकल्पना की घोर विडंबना है। यह संकल्पना हमने पश्चिम से ही ली है। आधुनिक काल में इसे श्रेष्ठतम शासन प्रणाली माना जाता है। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन कहकर लोक का गौरव किया जाता है। सबको समान मानने का ये उत्तम तरीका है, परंतु कुछ समझदार व्यक्ति इसे अतार्किक अवश्य कहेगा। व्यक्ति के रूप में सब समान होने पर भी भावात्मक और बौद्धिक दृष्टि से सब समान नहीं होते, ये हकीकत है। दूसरा, शासन करने वाले को शस्त्र शास्त्र और शील संपन्न होना चाहिए, ये तो कोई भी कहेगा। परंतु लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से विधानसभा और संसद के सदस्य, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के लिए इन तीन में से किसी भी बात की आवश्यकता नहीं होती। शील की बात लोग करते अवश्य हैं, परंतु वे कानून की दृष्टि से अपराध मुक्त होना भर है।
पूरे विश्व में चुनाव पैसे से ही लड़े और जीते जाते हैं, ये सर्वविदित रहस्य है। इसे नकारने में कोई स्वारस्य नहीं। इस स्थिति में संसद या अन्य कोई भी जनप्रतिनिधियों की सभा अर्थ के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकती। लोकतांत्रिक शासन यदि अर्थ के प्रभाव में ही रहेगा तो वह अर्थ का ही शासन होगा, लोक का नहीं, यह भी स्पष्ट है। अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ का शासन प्रजा को दरिद्र बनाने का सीधा उपाय है। वैसे भी अर्थ केंद्रीय समाज व्यवस्था में शासन अर्थ का बंधक ही बन जाएगा, ये स्वाभाविक है। लोकतंत्रात्मक शासन अर्थ का सबसे सरल शिकार है, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। वास्तव में ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र के नाम से व्यापार तंत्र ही है, इससे भी आगे ये बाजार तंत्र है। भारत में प्रत्येक शासन राजा का रहा हो, तब भी भावात्मक दृष्टि से लोक का महत्व अत्यधिक रहा है। राजा शब्द की प्रजानुरंजनाथ राजा, प्रजा का अनुरंजन करता है, इसलिए राजा है। प्रजा का अनुरंजन का अर्थ है प्रजा की खुशी के अनुसार जो खुश रहता है वह राजा है। महाभारत में भी कहा गया है कि जो राजा मैं प्रजा की रक्षा करूंगा ऐसा कहकर राज्य ग्रहण करता है, परंतु बाद में प्रजा की रक्षा नहीं करता, उसकी पागल कुत्ते की तरह पत्थर मार मार कर हत्या कर देनी चाहिए। भारत का शासन का आदर्श राम राज्य है, यह भी सर्वविदित है। परंतु पश्चिम के प्रभाव ने संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र को प्रतिष्ठा प्रदान की है, भले ही इस लोकतंत्र ने अराजक की स्थिति निर्माण कर दी हो। लोकतंत्र की संकल्पना को नकारना और उसके स्थान पर लोकतंत्र की सही संकल्पना को प्रस्तुत करना भारत का परम कर्तव्य है। चिरंतन सुख, सबका सुख, शेष सुख आदि कल्पनाएं पश्चिम के लिए अत्यंत दुर्लभ और अकल्प्य है, ऐसा ही लगता है। पश्चिम के पास चमक दमक है, वैभव है, गुरुता ग्रंथि है, दिखावा है, आधुनिकता है, परंतु सुख, सौमनस्य, सुरक्षा, निश्चिंता और शांति नहीं है। इस दुर्भाग्य के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। इसके साथ ही भारत भी जिम्मेदार है। भारत के लिए सारी बातें दुर्लभ नहीं थी, नहीं हैं। भारत के पास ज्ञान है, कौशल है और अनुभव है। हजारों वर्षों की भारत की परंपरा है। अपने इस अनुभव के आधार पर पश्चिम की अपरिपक्व, अधूरी और उसके स्वयं के लिए तथा शेष विश्व के लिए संकट निर्माण करने वाली बातों को हमें नकारना पड़ेगा। उनका स्वीकार क्यों नहीं हो सकता, यह समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। जैसे कि पूर्व में कहा है कि भारत ने इस स्थिति का सामना पूर्व इतिहास में अनेक बार किया है। भूभाग के साथ साथ संस्कृति पर होने वाले आक्रमणों को अनेक बार परास्त किया है। धर्म और अधर्म, दैवी और आसुरी संपत्ति के मध्य अनेक बार संघर्ष हुए हैं और भारत ने सिद्ध किया है कि विजय तो धर्म की और सत्य की ही होती है। आज का पश्चिम आसुरी संपत्ति का साक्षात उदाहरण है। अहंकार, बल, आत्मस्तुति, स्वयं की श्रेष्ठता का भाव, औरों के प्रति तुच्छता का भाव, अपरिमित सत्ता और वैभव प्राप्त करने की आकांक्षा, अविचार, सबके ऊपर विजय प्राप्त करने की और श्रेष्ठत्व स्थापित करने की प्रवृत्ति आसुरी संपत्ति के लक्षण है। ऐसी मनोवृत्ति लेकर ही पश्चिम ने 500 वर्ष पूर्व विश्व की यात्रा शुरू की थी। समस्त पृथ्वी को पदाक्रांत करते हुए उसने अनेक राष्ट्रों के मूल निवासियों को नष्ट किया, उन पर अपना आधिपत्य जमाया, अनेक प्रजाओं को गुलाम बनाया, शोषण और अत्याचार का अपरिमित दौर चलाया, अनेक राष्ट्रों को यूरोपीय बनाया, अनेक राष्ट्रों को ईसाई बनाया और साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता ऐसी गौरवोक्ति को सार्थक भी बनाया। परंतु आसुरी संपत्ति सर्वभक्षी होती है। सर्व का भक्षण होने के बाद वे स्वयं भी अपनी ही आसुरी वृत्ति का भक्ष्य बन जाती है। यह इतिहास का सत्य है। पश्चिम आज विनाश के कगार पर खड़ा है। उसने विश्व के लिए संकट खड़े किए, उन संकटों का दुष्प्रभाव वह स्वयं झेल रहा है। परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं रही है। पश्चिम को इस विनाश से बचाने के लिए भी भारत को ही सिद्ध होना पड़ेगा। भारत स्वयं भी पश्चिम से त्रस्त और ग्रस्त है, परंतु अपनी और पश्चिम की मुक्ति के लिए भारत को ही प्रयास करने होंगे। भारत के लिए प्रयास सरल तो नहीं है, परंतु विश्व में यदि कोई कर सकता है तो भारत ही है। इस कार्य में यशस्वी होने के लिए भारत को अपने में स्थित होना पड़ेगा, अर्थात भारत को भारत बनना पड़ेगा। भारत को समर्थ बनना होगा, भारत को ज्ञानवान बनना होगा। ये सब कैसे होगा, इसका विचार हम आगे कर रहे हैं। तीसरा, कुटुंब व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। भारत को भारत बनाने का ये सबसे कारगर उपाय है। विश्व भर में भारत जैसी कुटुंब व्यवस्था नहीं है। उन्हें इस व्यवस्था से मिलने वाले सुखों का अनुभव भी नहीं है। इस व्यवस्था के बिखर जाने से क्या हानि होती है इसका भी पता नहीं चलता। भारत को तो कुटुंब व्यवस्था से प्राप्त सुख और बिखरने से दुख दोनों का अनुभव हो रहा है। इसके आधार पर ही कह सकते हैं कि भारत को कुटुंब व्यवस्था के बारे में पुनः गंभीर होकर विचार करने की आवश्यकता है। पश्चिम के सारे सामाजिक संबंध करार के आधार पर बने हैं। व्यक्ति के स्वार्थों की सुरक्षा हेतु करार किए जाते हैं। विवाह भी सामाजिक करार व्यवस्था का एक हिस्सा है। भारत में करार व्यवस्था की कहीं पर भी प्रतिष्ठा नहीं है।
मानवीय संबंधों के लिए करार व्यवस्था निकृष्ट मानी जाती है, परंतु पश्चिम के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण भारत में विवाह को करार के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब कानून में, सरकारी व्यवस्था में, सार्वजनिक व्यवस्थाओं में विवाह को करार ही माना जाता है। समाज व्यवस्था में अब परिवार को नहीं अपितु व्यक्ति को इकाई माना जाता है, अतः पति और पत्नी की भी स्वतंत्र व्यक्ति के नाते ही पहचान बनती है। भारत में पति की पत्नी से और पत्नी की पति से स्वतंत्र पहचान नहीं होती, वे एक ही माने जाते हैं, परंतु अब वे स्वतंत्र हो गए हैं। कुटुंब व्यवस्था की इस केंद्रवर्ती रचना को पुनः प्रस्थापित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। इसके सांस्कृतिक संकेत महत्वपूर्ण हैं। भारत के एकात्म दर्शन की व्यवहारिक व्यवस्था स्त्री और पुरुष के पति पत्नी के रूप में एकात्म संबंध में हुई है। इस पर आघात हुआ है। केंद्र से ही च्युत हो जाने पर सारी व्यवस्था छिन्न विछिन्न हो जाएगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संपूर्ण समाज व्यवस्था को ठीक करने हेतु विवाह व्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता है। विवाह के संबंध में भारत में अनेक शास्त्रों का विकास हुआ है। यह विवाह संस्था का महत्व दर्शाती है। इन शास्त्रों ने दी हुई व्यवस्था के अनुसार आज पुनर्विचार किया जा सकता है। विवाह संस्था को ठीक करने हेतु बालक और बालिका को विवाह के योग्य बनाने की शिक्षा दी जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से पति पत्नी का संबंध, गृहस्थाश्रम, सामाजिक दायित्व आदि की शिक्षा भी दी जाने की आवश्यकता है। कुटुंब व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 2 पीढ़ियों का साथ रहना अत्यंत आवश्यक होता है। आज शिक्षा और व्यवसाय के कारण से 2 पीढ़ियों का साथ रहना संभव नहीं हो रहा है। इसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दुष्परिणाम होते हैं। कुटुंब पीढ़ियों को जोड़ता है। पीढ़ियों के जोड़ने से परंपरा बनती है। सब प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा पीढ़ियों के साथ रहने से होती है। इसलिए 2 पीढ़ियों का साथ रहना आवश्यक माना जाना चाहिए। 2 पीढ़ियों के साथ रहने से अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। ये हम सबका अनुभव है। कुटुंब में 2 पीढ़ियां साथ रहती हैं, इसलिए बच्चों के लिए नर्सरी, बेबी सिटिंग, केजी छात्रावास आदि की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती और वृद्धों के लिए वृद्धाश्रमों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। कुटुंब व्यवस्था सुदृढ़ होती है, तब कोई अनाथ या अनाश्रित नहीं रहता। कुटुंब व्यवस्था में हर व्यक्ति का कुल 71 कुलों के साथ वंशगत संबंध बनता है। वंश परंपरागत संस्कारों की दृष्टि से यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के स्वभाव, क्षमताओं और विकास की संभावनाओं पर इसका प्रभाव होता है। प्रेम, समर्पण, त्याग और सेवा के आधार पर कुटुंब बनता है। इन भावों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आचरण के माध्यम से संक्रांत किया जाता है। इनकी शिक्षा का इससे अधिक प्रभावी कोई उपाय नहीं हो सकता। कुटुंब से इन भावों की शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवहार में भी इन्हें प्रकट करता है। समाज के चरित्र निर्माण में कुटुंब का बड़ा योगदान रहता है। अर्थार्जन हेतु व्यवसाय की निश्चित भी कुटुंब के आधार पर ही होती है। यह स्थिति भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बिखर जाने से पूर्व की है। व्यवसाय कुटुंबगत होने से कुटुंब की एकता और एकात्मता साध्य करना सुगम होता है। निश्चिंतता और सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार कुटुंब केवल भावात्मक ही नहीं तो व्यवहारिक आवश्यकता है। कुटुंब बहुत बड़ा विद्या केंद्र है। व्यक्ति को जीवन विकास के लिए आवश्यक बातों की 60 से 70% शिक्षा कुटुंब में ही प्राप्त होती है। शिक्षा गर्भाधान से ही शुरू होती है। माता बालक की प्रथम शिक्षक होती है। पिता सहित घर के सभी सदस्य बालक को शिक्षा देने वाले होते हैं। आज शिक्षा की दृष्टि से कुटुंब में कोई विचार नहीं किया जाता है। शिक्षा का विचार कर कुटुंब को एक प्रभावी शिक्षा केंद्र बनाने की आवश्यकता है। घर में संस्कारों की शिक्षा होती है, संस्कृति की शिक्षा होती है, घर चलाने की शिक्षा होती है, आचरण की शिक्षा होती है, सामाजिक दायित्व बोध की शिक्षा होती है, अर्थार्जन की शिक्षा होती है। यह शिक्षा संस्कार, अनुकरण, प्रेरणा, क्रिया, अनुभव, प्रयोग आदि के माध्यम से होती है। इतना सब कुछ होने के कारण कुटुंब प्रभावी शिक्षा केंद्र है। उसे पुनः ऐसा शिक्षा केंद्र बनाने की आवश्यकता है। पश्चिम को भौतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन का अंतर समझने की आवश्यकता है। मनुष्य के लिए सांस्कृतिक जीवन होता है, भौतिक नहीं। भौतिक जीवन केवल पशुओं के लिए होता है। सांस्कृतिक जीवन का केंद्र कुटुंब है। इसलिए पश्चिम के लिए भी कुटुंब संस्था को अपनाना लाभकारी है। विश्व को यह बात समझाने हेतु भारत को भी अपनी कुटुंब व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा। भारत आज अनेक बातों में पश्चिम से आक्रांत हुआ है। आक्रमण का उसे विस्मरण सा भी हुआ है। इसलिए जो आक्रमण के रूप में आया है उसे वह स्वाभाविक मानता है, भले ही वह परेशान करता हो। कुटुंब संस्था भी आक्रमण का शिकार बनी हुई है। उसे पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करने की आवश्यकता है। कुटुंब के संबंधों में एक दूसरे की सापेक्षता ही होती है। कुटुंब में व्यक्ति का व्यक्ति के नाते परिचय नहीं होता, संबंध के नाते होता है। जैसे कि एक ही व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों के संबंध में पुत्र, पिता, पौत्र, दादा, नाना, दौहित्र, भाई, देवर, बहनोई, साला, चाचा, मामा, फूफा, भतीजा, भांजा आदि होता है। इन सभी संबंधों के कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य होते हैं। इन अधिकारों का स्वीकार और कर्तव्यों के पालन से सामाजिकता विकसित होती है।
कुटुंब में शिशु का जन्म होता है और नई पीढ़ी का प्रारंभ होता है। इस शिशु को चरित्रवान, कर्तव्यवान और ज्ञानवान बनाकर कुटुंब समाज को एक सुयोग्य नागरिक प्रदान करता है। कुटुंब की ये श्रेष्ठ समाज सेवा है। समाज के लिए अत्यंत मूल्यवान ये कार्य कुटुंब के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। कुटुंब में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये तीनों आश्रमों के सदस्य साथ साथ रहते हैं। 3 और कहीं कहीं 4 पीढ़ियां साथ साथ रहती हैं। जीवन के सर्व प्रकार के अनुभव कुटुंब में होते हैं। सर्व प्रकार की आयु के सदस्यों के साथ व्यवहार करने की शिक्षा कुटुंब में मिलती है। कुटुंब जीवन भारतीय जीवन व्यवस्था की अमूल्य निधि है। उसकी प्रतिष्ठा करना भारत के लिए परम आवश्यक है। उसकी प्रतिष्ठा करने से भारत का तो अभ्युदय होगा ही, अनेक प्रकार के मानसिक और सांस्कृतिक संकटों से ग्रस्त विश्व के लिए भी ये पथ प्रदर्शक बनेगा। चौथा, स्वायत्त समाज की रचना। स्वायत्त समाज भारत की विशिष्ट पहचान है। इसका मूल है स्वतंत्रता की चाह। स्वतंत्रता के साथ स्वावलंबन और जिम्मेदारी के तत्व भी जुड़े हुए हैं। जो जिम्मेदार और स्वावलंबी नहीं, वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता की मूल परिभाषा परमात्मा के साथ जुड़ी है। परमात्मा के विषय में कहा गया है कि वह कर्तम मुक्तम अन्यथा कुर्तम समर्थ है, अर्थात करने नहीं करने या अलग अलग पद्धति से करने में समर्थ है, अर्थात उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। स्वतंत्र का अर्थ है अपना तंत्र, अर्थात अपनी व्यवस्था। अपनी व्यवस्था से रहना भारतीय व्यक्ति का और भारतीय समाज का लक्षण है। स्वायत्त का अर्थ है स्वाधीन। स्वाधीन होने का अर्थ है अपने स्वयं के अनुसार जीना, अपनी इच्छा सर्वोपरि होना। समर्थ समाज ही स्वायत्त और स्वतंत्र होता है। स्वावलंबी समाज रचना का प्रारंभ व्यक्ति के स्वावलंबी होने के साथ होता है। व्यक्ति के स्वावलंबी होने का सीधा साधा सूत्र है अपना काम खुद करो। अतः व्यक्ति को स्वयं के लिए आवश्यक सारे काम छोटी आयु से ही सिखाए जाते हैं। व्यक्ति खाना पीना, चलना दौड़ना, नहाना धोना तो स्वयं करता ही है, परंतु कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित कर रखना, अपना वाहन तथा अन्य सामान व्यवस्थित रखना आदि भी स्वयं करता है। अपना जीवन निर्वाह भी स्वयं कर सके इतना कुशल बनना भी सिखाया जाता है। अपने सुख दुख, आनंद प्रमोद, चित्तवृत्तियां भी स्वयं के अधीन हो यह सिखाया जाता है। परंतु व्यवहार जगत में व्यक्ति अकेला नहीं होता, अकेला रह भी नहीं सकता। उसे दूसरों के साथ रहना है। साथ रहने के लिए लेन देन का व्यवहार करना ही होता है। दूसरों का काम करना होता है, दूसरों से काम लेना भी होता है। तब स्वायत्तता और स्वतंत्रता का क्या होगा? इस प्रश्न का समाधान खोजते खोजते भारत ने कुटुंब व्यवस्था बनाई। कुटुंब व्यवस्था का केंद्रवर्ती तत्व है आत्मीयता। कुटुंब में सब साथ रहते हैं और साथ साथ काम करते हैं। कुटुंब में व्यक्ति दूसरों का काम करता है और उसका काम दूसरा कोई करता है। फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का क्या होगा? इसके लिए समाधान यह है कि कुटुंब में पहले अपनापन होता है, बाद में एक दूसरे का काम करना होता है। कुटुंब में सब एक होते हैं, एक दूसरे के होते हैं। यहाँ सबका काम सब करते हैं। कोई एक व्यक्ति दूसरे का काम दूसरे की इच्छा के अनुसार काम कब करता है? भारत में सिखाया जाता है कि भय, स्वार्थ, लालच, विवशता से दूसरे का काम ना करो, परंतु आदर, स्नेह, श्रद्धा, दया से दूसरों का काम अवश्य करो। इसे ही सेवा कहा गया है। इस सूत्र से ही माता पिता की, गुरु की, संत की, रुग्ण की, अनाथ और अपाहिज की, शिशु की सेवा करना कर्तव्य बताया गया है। और किसी के दबाव में आकर अपना स्वार्थ साधने के लिए दीन बनकर, धूर्त बनकर किसी का काम करने की त्याज्य बताया गया है। इसलिए अर्थार्जन के क्षेत्र में नौकरी को कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिली है। विवशता अथवा गुलामी का ही दूसरा नाम नौकरी है। नौकरी की सेवा कहना सेवा शब्द की अवमानना है। अर्थार्जन के लिए व्यक्ति नहीं अपितु कुटुंब साथ मिलकर काम करता है। कामकाज के क्षेत्र में नौकरी नहीं अपितु परस्पर लंबिता, परस्पर पूरकता, परस्पर सहयोग आधारभूत तत्व है। उदाहरण के लिए किसी की बड़ी खेती है, तब प्रथम तो किसान अधिक भाई और बेटे चाहता है ताकि काम पूरा हो सके, परंतु फिर भी व्यक्ति कम पढ़ रहे हो तो अपने भतीजों आदि को काम में सहयोगी बनने के लिए बुलाता है। भतीजा कुटुंब का ही सदस्य है। यदि कुटुंब जीवन के अलावा और किसी को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है, तब उसे भागीदारी पर बुलाया जाता है, मजदूर के रूप में नहीं। वह सहभागी होता है, नौकर नहीं। स्वायत्त समाज में अर्थार्जन के क्षेत्र में भी कुटुंबों को भिन्न भिन्न व्यवसायों को साथ मिलकर ही काम करना होता है। तब भी परस्पर अवलंबिता, परस्पर पूरकता, सहभागिता और आत्मीयता के आधार पर रचना बनती है। मुख्य बात यह होती है कि श्रम और काम की प्रतिष्ठा होती है और श्रम और काम करने वाले अपने श्रम और काम का मालिक होता है। स्वायत्त समाज सुसंस्कृत समाज बनने की दिशा में तब आगे बढ़ता है जब केवल अपना नहीं अपितु सबका और अपने से पहले और अपने से अधिक दूसरों का विचार करता है। स्वायत्त समाज में व्यक्ति तो किसी का नौकर नहीं बनता, साथ ही किसी पर भी नौकर बनने की नौबत ना आए इसकी चिंता करता है। इसलिए अर्थार्जन के क्षेत्र में दूसरों का काम छीनकर अपना अर्थार्जन का क्षेत्र विस्तृत करने की अनुमति किसी को भी नहीं होती।
अर्थार्जन के क्षेत्र में स्पर्धा असंस्कृत और कम बुद्धिमान समाज का लक्षण है, क्योंकि वे असुरक्षा, चिंता, मानसिक तनाव, दारिद्र्य और हिंसा को ही जन्म देती है। स्वायत्त समाज राज्य के अधीन भी नहीं होता। राज्य समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं और गतिविधियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए होता है। स्वायत्त समाज परिवार भावना से कार्यरत होता है, इसलिए समाज में कोई बेरोजगार और अनाथ नहीं होता। यहाँ बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिलता, काम मिलता है। अनाथों को राजाश्रय नहीं मिलता है, कुटुंब का आश्रय मिलता है। स्वायत्त समाज में होटल, बैंक, साहूकारी, छात्रालय, अनाथ गृह, अबलाश्रम, वृद्धाश्रम नहीं होते। इनके स्थान पर सदाव्रत, धर्मशाला, मंदिर आदि होते हैं। भारत ने अपनी इतनी सुंदर और श्रेष्ठ व्यवस्थाओं का त्याग कर दिया है। ब्रिटिशों ने अपने स्वार्थ और अज्ञान के चलते इनका नाश किया और स्वाधीनता के बाद हमने उसे नाश की ओर देखने के स्थान पर उनके द्वारा की गई व्यवस्था को ही अपना लिया। अब भारत के स्वायत्त समाज की कल्पना हमें अत्यंत अपरिचित और अवास्तविक लगती है। स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहने वाले की बात ही समझ में नहीं आती। बिना बैंक के, बिना ऋण के व्यवसाय, शिक्षा, अपना मकान हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। व्यापक और मूलगत विचार करने हेतु आवश्यक शांति, धैर्य और विशाल बुद्धि का भी अभाव है। परंतु भारत को अपनी मूल्यवान बातें पुनः प्राप्त करनी ही होंगी। ऐसा नहीं किया तो उसका क्या होगा, विश्व का क्या होगा। 5वां, स्थिर समाज बनाना। शिक्षा को भारतीय बनाने के लिए स्थिर समाज की आवश्यकता होती है। संगठित समाज ही स्थिर समाज होता है। हमारा इस बात की ओर कदाचित ध्यान नहीं जाता है कि ब्रिटिश शासन के काल में सर्वाधिक क्षति समाज व्यवस्था को पहुंची है। सहस्त्रों वर्षों से जिन व्यवस्थाओं से समाज का संचालन होता आया था, उन सभी व्यवस्थाओं को छिन्न विच्छिन्न कर नष्ट कर दिया गया। इस हद तक उन व्यवस्थाओं को लेकर जनमानस को कलुषित कर दिया गया कि आज भी हम उन व्यवस्थाओं के लिए आस्थापूर्वक बात भी करना नहीं चाहते। शिक्षा ही इस नाश का प्रमुख माध्यम बनी है। आज भी स्थिति वही है। भारतीय समाज को संगठित रखने वाली व्यवस्थाएं थीं वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और परिवार व्यवस्था। इनमें परिवार व्यवस्था केंद्र में थी और सबका आश्रय थी। आज आश्रम व्यवस्था को नाम से भी नई पीढ़ी जानती नहीं है। आश्रम के नाम पर ऋषि मुनियों के आश्रम ही कल्पना में आते हैं, कदाचित वे भी परिचित नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यस्ता आश्रम की कल्पना ही नहीं रही। वर्ण और जाति बहुत बदनाम हो गए हैं, यद्यपि ये कहना चाहिए कि वे बदनामी के जितने लायक थे उससे कई गुना अधिक बदनाम हो गए हैं। परिवार व्यवस्था का अस्तित्व आज है, परंतु उस पर बहुत अधिक पश्चिमी प्रभाव है। समाज व्यवस्था छिन्न विच्छिन्न हो जाने से धर्म और संस्कृति, शिक्षा और अर्थार्जन, दायित्वबोध और देशभक्ति अनाश्रित बन गए हैं। इन आधारों की चिंता किए बिना समाज व्यवस्थित नहीं हो सकता, और जब तक समाज व्यवस्थित नहीं होता, शिक्षा भारतीय नहीं बन सकती। वर्ण और जाति व्यवस्था का हम त्याग भी कर दें तो तत्वतः तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती, परंतु इनका पर्याय खोजना और स्थापित करना तो अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से हमें वर्ण और जाति की उपयोगिता क्या थी और उनके दूषण क्या थे, इसका विचार करना होगा। दूषण का विचार करें तो दो बातें ध्यान में आती हैं। एक है ऊंच नीच का भेद और दूसरी है अस्पष्टता। उपयोगिता का विचार करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ण और जाति से आचार और व्यवसाय की व्यवस्था और निश्चित होती थी। तत्वतः वर्ण जन्म से नहीं अपितु गुण और कर्म से माने जाते थे, परंतु व्यवहार में जन्म से ही माने जाने लगे थे। वर्ण और जाति विवाह के लिए भी आवश्यक मानी जाती थी। वर्णांतर और जात्यांतर यद्यपि संभव था, परंतु नगण्य मात्रा में किया जाता था। स्थिर समाज के लिए अर्थार्जन की निष्ठा और संस्कृति और समृद्धि की सुरक्षा के लिए इनका उपयोग था। इन व्यवस्थाओं के दूषणों को दूर कर, इनका परिष्कार कर, इन्हें पुनः उपयोगी बनाने का विचार किया जाए तो लाभ हो सकता है, परंतु राजकीय हस्तक्षेप के कारण और मानसिक पूर्वाग्रहों के कारण वर्ण और जाति का मामला बहुत अलग उलझ गया है। अब हमारे पास दो उपाय हैं। एक तो जन समाज का प्रबोधन कर पूर्वाग्रह दूर करना, और दूसरा पूर्ण रूप से नई शब्दावली के साथ विकल्प देना। विद्वानों ने और समाज हित चिंतकों ने दो में से एक की निश्चित कर व्यवस्था बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है। कदाचित पूर्ण रूप से नई वैकल्पिक व्यवस्था दोनों काम कठिन हो सकता है। संभव है कि 100 वर्ष बाद भारतीय समाज पुनः पुरानी शब्दावली और संकल्पनाओं पर लौट आए। जो भी हम तय करें, व्यवस्था शीघ्र बनानी चाहिए। यह व्यवस्था मुख्य रूप से अर्थार्जन हेतु व्यवसाय निश्चित की होनी चाहिए। इस रूप में समाज व्यवस्था अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। आज व्यवसाय के क्षेत्र में से भी स्वैराचार ही है। स्वतंत्रता मूल्यवान है, परंतु स्वतंत्रता के अपने ही कुछ बंधन होते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के साथ स्वदायित्व भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। बिना दायित्व के स्वतंत्रता संभव नहीं। स्वैराचार कोई बंधन नहीं मानता। अर्थ क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वैराचार नहीं। समाज के लिए व्यक्ति का व्यवसाय निश्चित करने हेतु स्वतंत्रता और मर्यादा दोनों निश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि व्यक्ति अपने व्यवसाय का चयन करने के लिए तो स्वतंत्र है, परंतु मनमर्जी से कभी भी बदलने के लिए नहीं।
दूसरों का व्यवसाय छिन्न जाए या राशि संपत्ति की हानि हो, इस प्रकार का आर्थिक व्यवहार व्यक्ति नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा कारखाना शुरू किया और सैकड़ों लोगों के व्यवसाय छिन्न गए और उन्हें गांव छोड़कर नगर में जाकर झोपड़ी में रहना पड़ा और नौकरी करनी पड़ी। यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अपराध है। स्वतंत्रता के नाम पर इसकी अनुमति नहीं मिल सकती। कभी भी व्यवसाय बदलने से भी अर्थ क्षेत्र में हलचल हो ही जाती है। अध्ययन और व्यवसाय का भी परस्पर दायित्वपूर्ण संबंध होना चाहिए, जो आज नहीं है। उदाहरण के लिए व्यक्ति इंजीनियरिंग का अध्ययन करता है परंतु व्यवसाय नहीं करता, डॉक्टर बनता है परंतु व्यवसाय छापखाने का करता है, बाबूगिरी करता है परंतु उसकी पढ़ाई नहीं करता। ऐसा होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए परिवार का और समाज का जो पैसा खर्च होता है और विद्यार्थियों की आयु के जो वर्ष व्यतीत होते हैं वे व्यर्थ जाते हैं। ये भी सही नहीं है। इसलिए सामाजिक स्तर पर अर्थ नियोजन होना चाहिए, इसकी व्यवस्था बनानी होगी, उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। वर्ण और जाति के साथ आचार धर्म भी जुड़ा है। व्यवसाय के अनुरूप आचार भी निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए भगवत गीता कहती है कि किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में यज्ञदान और तप सबके लिए अनिवार्य है, परंतु व्यवसायों के अनुसार इनका स्वरूप भिन्न होगा। शिक्षक का ज्ञान यज्ञ होगा तो किसान का श्रम यज्ञ। शिक्षक का तप, वैद्य का तप, कुम्हार का तप और सांसद का तप एक दूसरे से भिन्न है। खान पान, वेशभूषा, दिनचर्या सब व्यवसाय के अनुरूप भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए आयुर्वेद के अनुसार कस्तूरी और प्याज के औषधि गुण एक समान है, परंतु प्याज सस्ती है, कस्तूरी महंगी। इसलिए निर्धनों को प्याज खानी चाहिए, धनवानों को कस्तूरी। धनिक भी प्याज खाने लगेंगे तो निर्धनों के लिए वे महंगी हो जाएगी। इसलिए धनिकों के लिए प्याज निषिद्ध बनाना चाहिए। प्याज उसके तमोगुण के कारण वही खा सकता है जिसके शरीर से श्रम के कारण पसीना बहुत निकलता है। इसलिए श्रमिकों को प्याज खाने की अनुमति है, परंतु एक स्थान पर बैठकर व्यापार करने वालों, अध्ययन करने वालों या बाबूगिरी करने वालों के लिए प्याज निषिद्ध है। बाबू और व्यापारी का, व्यापारी और भेड़ बकरी चलाने वालों का, भेड़ बकरी चलाने वालों से खेत में काम करने वालों का और खेत में काम करने वाले से वैद्य का वेश अलग होगा, दिनचर्या भी अलग होगी, उनके आवासों की रचना भी अलग होगी। अध्यापक के घर में पुस्तकें और किसान के घर में खेती के औजार रखने की सुविधा चाहिए। उनके घरों की साज सज्जा भी अलग होगी, उनके इष्ट देवता भी अलग होंगे। अध्यापक के इष्ट देवता सरस्वती होंगी, व्यापारी की लक्ष्मी और सुथार की विश्वकर्मा। अध्यापक बसंत पंचमी को उत्सव मनाएगा, गोपाल गोपाष्टमी को। इस प्रकार व्यवसाय के साथ आचारों का भी स्वाभाविक और अनिवार्य संबंध जुड़ता है और समानशीले व्यसनेषु संख्याम के नाते समुदाय भी बनते हैं। इनको पूर्व में जाति कहा जाता था, आज हम में जो उचित लगता है वह कहें। प्रश्न नामकरण का नहीं है, व्यवस्था बनाने का है। आश्रम व्यवस्था, मनुष्य के व्यक्तित्व विकास की व्यवस्था को ही आश्रम व्यवस्था कहा गया है। ये 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम। मनुष्य की आयु की अवधि को मोटे तौर पर 4 विभागों में बांटकर उन विभागों की दिनचर्या का विचार आश्रम व्यवस्था में किया गया है। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम सर्व प्रकार की क्षमताओं को कसने का और उन्हें अर्जित करने का है, अर्थात शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और चैतसिक क्षमताओं के विकास हेतु आहार विहार, नियम, संयम, अनुशासन, व्यायाम, अध्ययन, सेवा, शुश्रूषा, परिचर्या, विभिन्न प्रकार के कौशल, व्यवहार आदि सब सीखने का ये काल है। आगे के जीवन की पूर्ण रूप से पूर्व तैयारी कर सिद्धता प्राप्त करने का ये काल है। इसका बड़ा महत्व है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, अर्थार्जन, नई पीढ़ी को जन्म देना और उनकी शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था करना तथा समाज धर्म का पालन करना इस आश्रम में मुख्य बातें हैं। वैभव और समृद्धि का उपभोग और पूर्व अवस्था में प्राप्त ज्ञान का व्यवहार में विनियोग महत्वपूर्ण बातें हैं। वानप्रस्थ आश्रम में सभी सांसारिक अधिकारों और कर्तव्यों से मुक्त होकर परिवार के परामर्शक और समाज सेवा में सक्रिय होना है। और संन्यास्त आश्रम में परिवार, कुल, गोत्र, जाति, वर्ण, व्यवसाय, दायित्व, अधिकार सबका त्याग कर समाज हित चिंतन और स्वयं की मुक्ति हेतु साधना करना है। प्रथम 3 आश्रम सबके लिए हैं, जबकि संन्यास स्वैच्छिक है। जीवन विकास हेतु की गई वह व्यवस्था अद्भुत है। ये किसी भी दूसरी व्यवस्था के आड़े नहीं आती, तो भी बिना किसी कारण से हमने इसका त्याग किया है। इसे अपने पुराने ही रूप में पुनः स्वीकार करने की आवश्यकता है। शेष सारी व्यवस्थाओं को संभव बनाने वाली परिवार व्यवस्था वास्तव में अत्यंत मूल्यवान है। इसका विस्तार से वर्णन तो पूर्व के ग्रंथों में हुआ है। यहाँ उसके मुख्य सूत्रों का पुनः स्मरण करेंगे। पहला, परिवार समाज व्यवस्था की लघुतम इकाई है। व्यक्ति की पारिवारिक पहचान ही समाज स्वीकृत बनानी चाहिए। दूसरा, परिवार का केंद्र बिंदु पति पत्नी है। स्त्री और पुरुष को पति पत्नी बनाने वाला विवाह संस्कार सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित होना चाहिए, व्यवस्थित भी होना चाहिए। तीसरा, समाज की सर्व प्रकार की व्यवस्थाओं का आलंबन परिवार है। व्यवसाय, संप्रदाय, आचार, यज्ञ, तान, तप आदि सब परिवार के आश्रम से होते हैं।
चौथा, परिवार के माध्यम से व्यक्ति पूर्वजों से अर्थात अतीत से जुड़ता है। अतीत और भविष्य का संगम स्थान बनता है और समष्टि और सृष्टि के साथ ही जुड़ता है। पीढ़ियां एक के बाद एक जोड़ने से परंपरा बनती है। पांचवा, ज्ञान की, संस्कार की, रीति रिवाज की, कौशलों की परंपरा खंडित नहीं होने देनी चाहिए, तभी सामाजिक जीवन की निरंतरता बनी रहती है। निरंतरता बनी रहने से उत्कृष्टता और श्रेष्ठता प्राप्त होती है। निरंतरता में प्रवाहिता रहती है, इसलिए समय अनुसार परिकृष्टि भी निहित है। छठा, नई पीढ़ी का सर्व प्रकार से रक्षण, पोषण, शिक्षण, संवर्धन करना परिवार का मुख्य काम है। इसी प्रकार से समष्टि और सृष्टि के साथ उचित समायोजन करना भी दूसरा मुख्य आयाम है। इन कारणों से विवाह के संबंध में भारत में विस्तार पूर्वक और सूक्ष्मतापूर्वक निरूपण किया गया है। संतानों को जन्म देने का भी अत्यंत विस्तृत शास्त्र बनाया गया है। पंचमहायज्ञ, 3 प्रकार के ऋणों की संकल्पना विकसित की गई है। भारत में समाज शास्त्र को स्मृति और स्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा गया है। वहां धर्म का अर्थ कर्तव्य है, अर्थात समाज शास्त्र हर व्यक्ति का सामाजिक संदर्भ में कर्तव्य निर्धारित करता है। वह समाज के बारे में नहीं बताता है, समाज की धारणा के मूल तत्व क्या है यह बताकर व्यक्ति का कर्तव्य क्या है और वह उसे कैसे निभाए ये बताता है। इस प्रकार स्थिर समाज की रचना के आधार पर क्या है ये बताने के बाद शासन की समाज में और समाज के प्रति क्या भूमिका है इसका भी विचार करना चाहिए। राज्य समाज की स्वायत्तता बनी रहे इसका ध्यान रखने के लिए है। सब अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं कि नहीं और करते हैं कि नहीं ये देखना शासक का काम है। इस दृष्टि से न्याय और दंड शासक के अधीन है। पर राष्ट्र से रक्षा यह भी शासक का कर्तव्य है। पर राष्ट्र के साथ यदि युद्ध का अवसर आता है तो शासक के नेतृत्व में समस्त प्रजा उसमें सहभागी होती है। परंपरा से भारत में राजा ही शासक रहा है। स्वाधीनता के बाद हमने डेमोक्रेसी अपनाई है, परंतु राजा और प्रजा का संबंध शासक और शासित का नहीं अपितु पालक और पाल्य, पिता और पुत्र का रहा है। प्रजा का हित देखना राजा का कर्तव्य है। इस प्रकार शिक्षा, अर्थोत्पादन, धर्म पालन, समाज व्यवस्था आदि के आंतर संबंधों का सुव्यवस्थित गुंफन कर राष्ट्र को चिरंजीव बनाने की व्यवस्था भारत में सहस्राब्दियों में विकसित हुई है। इस व्यवस्था को छिन्न विछिन्न करने का पराक्रम ब्रिटिशों ने किया। भीषण आक्रमण के बाद भी भारत में बहुत कुछ बचा है। उसके प्रताप से ही भारत अभी चल रहा है। ब्रिटिशों को तो तब भी पता नहीं था और आज भी नहीं है कि उन्होंने किन बातों का नाश किया और आज भी क्या बचा है। भारतीय जीवन के तत्वों को समझना उनकी क्षमता के परे था। उनकी शिक्षा के प्रभाव से आज भी एक वर्ग ऐसा है जिसका बोध ब्रिटिशों जैसा है, एक छोटा वर्ग ऐसा है जो जानता है और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो जानता तो नहीं है परंतु अंतःकरण में भारतीयता का अनुभव करता है। इन दो वर्गों के सामर्थ्य पर हमें भारतीय भारत की पुनर्रचना करनी है। छठा, व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करना। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है। भगवान ने हमें अनेक अद्भुत शक्तियां दी हैं और असीम संभावनाएं दी हैं। इन संभावनाओं को प्रकट करने के लिए और शक्तियों का विनियोग करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। जिस प्रकार से सुंदर वस्त्र का धोना पड़ता है, प्रेस करना होता है, सुरक्षित रखना होता है, उत्तम अनाज और सब्जी को सावधानी पूर्वक उत्तम, पौष्टिक, स्वादिष्ट, सात्विक भोजन में रूपांतरित करना होता है, उसी प्रकार हमारी क्षमताओं को भी उचित उपायों से निखारना और कसना होता है। उदाहरण के लिए हमें शरीर रूपी श्रेष्ठ प्रकार का यंत्र प्राप्त हुआ है, उसे साफ नहीं रखा, उसका रक्षण और पोषण नहीं किया और उसे कार्यकुशल नहीं बनाया तो उसकी क्षमताएं निरर्थक हो जाएंगी। भगवान ने हमें शक्तिशाली मन और तेजस्वी बुद्धि दी है, परंतु उस मन को एकाग्र और शांत नहीं बनाया और बुद्धि को कसा नहीं तो उसकी सार्थकता कैसे होगी। यह विश्व अत्यंत सुंदर है, परंतु हमारे भीतर रसिकता ही ना हो तो उस सौंदर्य का आस्वाद कैसे ले पाएंगे। अनेक कवियों, साहित्यकारों ने काव्यों और उपन्यासों की रचना की है, परंतु हमें यदि उन्हें पढ़ना ही नहीं आया तो हमारे हृदय और बुद्धि का क्या करेंगे। यदि सचित्र लोगों से मिलकर, किसी के श्रेष्ठ कार्यों को देखकर, किसी की श्रेष्ठ और उत्तम उपलब्धि को देखकर हृदय गदगदित नहीं हुआ तो हम कैसे मनुष्य कहे जाएंगे। अर्थात भगवान ने तो हमारी चारों ओर अद्भुत सुंदर सृष्टि बनाई है, हमारे जीवन को उन्नत संभावनाओं से भर दिया है, परंतु हमें उसके मूल्य का ही पता नहीं है क्योंकि हमने अपने आप को उसके योग्य नहीं बनाया है। इसलिए श्रेष्ठ लोग हमें अपने जीवन के नियमन में ढालने का परामर्श देते हैं। पश्चिम हमें स्वैर जीवन जीने के लिए उकसाता है। जीवन कामनाओं की पूर्ति हेतु ही है, इसलिए खाओ पियो मौज करो का नारा देता है, परंतु भारत की मनीषा हमें नियम संयम से रहकर श्रेष्ठ पद्धति से जीवन का आनंद लेने का उपदेश देती है। इस प्रकार से श्रेष्ठ आनंद के उपभोग के लिए शरीर, मन, बुद्धि को नियमन में रखना पड़ता है। इसके लिए नियमित दिनचर्या, उचित आहार और व्यायाम करना ही होता है, स्वाध्याय और सत्संग करना होता है, श्रम करना होता है, विभिन्न प्रकार के काम करने होते हैं, सेवा करनी होती है। मन को बलवान बनाने हेतु प्राणायाम और ध्यान करना होता है। बुद्धि को तेजस्वी बनाने हेतु वाचन, चिंतन, मनन करना होता है। ये तो प्रारंभिक बातें हैं और छोटी आयु में निग्रह पूर्वक करनी होती है। छोटी आयु में माता पिता और शिक्षक ये सब करवाते हैं, अतः उनकी सेवा और आज्ञा पालन भी करना होता है।
बड़े आयु में अनेक काम जिम्मेदारी पूर्वक करने होते हैं। शास्त्र ग्रंथों का वाचन और संतों का उपदेश श्रवण करना होता है। तत्व के प्रति निष्ठा और सिद्धांत पूर्वक जीना होता है। तपस्या करनी होती है। पश्चिम स्वैर आचरण को जीवन का लक्ष्य मानता है। मन में आए वे करने को स्वतंत्रता मानता है, परंतु भारत में संयम को ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए व्यक्ति को अपने आप के लिए मर्यादाएं निश्चित करना चाहिए, अपने आप को नियमों में बांधना चाहिए। मन पर नियंत्रण हेतु अनेक प्रकार से प्रयास करने चाहिए। भारत में इसी हेतु से अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, नियम, तीर्थयात्राएं, अनुष्ठान, जप, तप, त्याग, यज्ञ, दान आदि का परामर्श दिया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक लोग बिना स्नान किए कुछ खाते पीते नहीं, अपनी इच्छाओं को संयमित कर दान करते हैं, अपनी सुविधाओं को एक ओर रखकर किसी रुग्ण की परिचर्या करते हैं, सन्यासियों की सेवा करते हैं, जप करते हैं। ये सब अपने आप को नियमन में रखने हेतु होता है। स्वैराचार से शक्तियों का शरण होता है, संयम से शक्ति का संचय होता है। निकृष्ट प्रकार के मनोरंजन से रस वृत्ति का ह्रास होता है। उत्तम प्रकार के मनोरंजन से सौंदर्य बोध और आनंद की अनुभूति का स्तर भी उच्च होता है। शुद्ध और शिष्ट भाषा के अभ्यास से अभिजात्य प्राप्त होता है। मर्यादापूर्ण और सुरुचिपूर्ण वेश से भी मनोभावों पर विधायक परिणाम होता है। इस दृष्टि से भारत की जीवन व्यवस्था में हर व्यक्ति के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था दी गई है। ये हैं ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यस्त आश्रम। इसमें चौथा संन्यस्त आश्रम सबके लिए अनिवार्य नहीं है, प्रथम 3 सबके लिए हैं। ब्रह्मचार्य में सभी उपभोगों का निषेध, गृहस्थ में संयमित उपभोग, वानप्रस्थ में उपभोगों का त्याग और संन्यस्त में अपने समस्त पहचान का त्याग शेष जीवन का लक्षण है। अर्थात अच्छे संस्कारवान मनुष्य का जीवन त्याग प्रधान ही होता है। त्याग पूर्वक उपभोग करो, ऐसा ईशावास्य उपनिषद का कथन है। त्याग पूर्वक उपभोग की गुणवत्ता ही कुछ और होती है। त्याग पूर्वक उपभोग आनंद का स्रोत होता है। पश्चिम के प्रभाव के कारण भारत को आज इस बात का विस्मरण हो गया है। हम भी धीरे धीरे सर्व प्रकार का नियमन छोड़ रहे हैं। खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन आदि में स्वैर हो रहा है। यह विकास नहीं है, ह्रास है। अतः भारत के लोगों के व्यक्तिगत जीवन में नियम, संयम, सदाचार, दया, क्षमा, उदारता, स्नेह, मैत्री भाव आदि आए, इसलिए प्रयास होने की आवश्यकता है। धर्म शिक्षा का ये प्रमुख अंग है। घर में, विद्यालय में और समाज में माता पिता, शिक्षक और संत महात्मा लोगों को इसकी शिक्षा दें, ऐसा आग्रह होना चाहिए। वास्तव में ये तीनों होते ही हैं ऐसी शिक्षा देने के लिए। इन गुणों से युक्त जीवन ही मनुष्य का जीवन है, अन्यथा वह पशु जीवन है। व्यक्ति जीवन में नियमन कम कठिन हो, इसलिए संचार माध्यम और सोशल मीडिया, टीवी और विज्ञापन पर भारी मात्रा में नियंत्रण होना आवश्यक है। ये काम शासन कर सकता है। मन को बहकाने वाली सामग्री और स्थितियों से लोगों की रक्षा के उपाय करना भी तो आवश्यक है। जीवन के नियमन का संदेश भारत ही विश्व को दे सकता है। 7वां, राष्ट्रीय विवेक शक्ति का विकास। जिसमें आत्मविश्वास कम होता है वे दूसरों के अभिप्रायों से जल्दी और अधिक प्रभावित होते हैं। सुभाषित देखिए, पुराण मित्य वा न साधु सर्वम न चापी काव्य नवमित्य वद्यम संतहा परीक्षान्य तरत भजयन्ते मूढ़ा पर प्रत्यनेय बुद्धि। अर्थात पुरातन है वह सब अच्छा ही है, ऐसा नहीं है। काव्य नवीन है इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। संत लोग पुराना हो या नया अच्छी तरह परीक्षा के स्वीकार और अस्वीकार करते हैं, जबकि मूढ़ लोग दूसरों की प्रतीति से काम करने की बुद्धि वाले होते हैं। इस सुभाषित के पूर्वार्ध की चर्चा करने का अभी संदर्भ नहीं है, पर प्रत्यय और स्वप्रत्यय की बात है। स्वप्रत्यय का अर्थ है स्वयं की बुद्धि में हुई प्रतीति, साधक बाधक विचार कर स्वयं बनाया हुआ मत, स्वयं का निष्कर्ष। पर प्रत्यय का अर्थ है दूसरे की बुद्धि की प्रतीति, दूसरे का मत, दूसरे का निष्कर्ष। दूसरे की प्रतीति से व्यवहार करने वाले मूढ़ होते हैं, अपनी प्रतीति से चलने वाले बुद्धिमान होते हैं। भारत का स्वप्रत्यय आज खो गया है, वह पश्चिम की बुद्धि से चलता है। भारत को अपनी गरिमा का भी स्मरण नहीं रहा, अपनी जीवन दृष्टि का भी गौरव नहीं रहा। भारत को स्मरण नहीं रहा कि उसकी आयु विश्व में अधिकतम है, अर्थात उसे जीवन का सबसे अधिक अनुभव है, कि उसके पूर्वजों ने एक ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति और सभ्यता का विकास किया है जो चिरंजीविता के गुण में अपने में समाये हुए है, कि उसने संस्कृति और समृद्धि के सर्वोच्च शिखरों को सर कर किया हुआ है, कि जो विश्व के समस्त राष्ट्रों को श्रेष्ठ जीवन शैली सिखाने में समर्थ है, कि उसे विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहना आता है। अपनी उपलब्धियों का विस्मरण और पश्चिम को लेकर हीनता बोध के कारण भारत ने अपनी विवेक शक्ति खो दी है। खोई हुई विवेक शक्ति को पुनः प्राप्त करने पर भारत को समझ में आएगा कि भारत अत्यंत विकसित देश है, समर्थ देश है। अनेक बातें इस तथ्य का निर्देशक हैं, जैसे कि जितने भी प्राकृतिक संकट हैं वे पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में कम हैं और कदाचित अमेरिका में सबसे अधिक, क्योंकि आज ही भारत में पर्यावरण का प्रदूषण अन्य देशों की तुलना में कम है।
आज भी भारत में मनोविकार जन्य रोगों का अनुपात कम है। एक भारतीय आपत्ति, कष्ट, तनाव अधिक सह सकता है। परिस्थितियों से हारकर हताश, निराश होकर नशाखोरी करने वाले या आत्महत्या करने वाले या मारपीट और तोड़फोड़ करने वालों की संख्या भारत में कम है। आज ही भारत में बैंकों का दिवाला कम निकलता है क्योंकि लोग बैंकों से लिया हुआ ऋण प्रामाणिकता से वापस करने वाली वृत्ति के हैं। आज भी अनाथालयों और वृद्धाश्रमों की संख्या कम है क्योंकि लोग परिवार में साथ साथ रहते हैं। आज भी विवाह विच्छेद कम है। आज भी बच्चे माता पिता के विरुद्ध पुलिस शिकायत खचित ही करते हैं। ऐसे तो अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो भारत को गौरव प्रदान करने वाले हैं, परंतु हम विवेक पूर्वक विचार नहीं करते। इसलिए अमेरिका हमें विकासशील देश कहता है और हम मान लेते हैं। जीडीपी विकास का मापदंड नहीं हो सकता। आर्थिक समृद्धि आंकड़ों में नहीं नापी जा सकती, यह हमारे शास्त्र कहते हैं, परंतु हम अपने शास्त्रों को ना मानकर अमेरिका का कहना मानते हैं। हमारी शिक्षा ने विवेक शक्ति का रास होने में अहम भूमिका निभाई है। विदेशी शास्त्र पढ़ते पढ़ते पश्चिमी दृष्टि हमारी बुद्धि में बैठ गई है। हम सभी बातों को उनकी दृष्टि में देखना सीख गए हैं। पढ़ाई की कुछ पद्धति भी ऐसी है कि पढ़ने वालों की विवेक शक्ति का विकास ही नहीं होता। या तो हम पुस्तकों में लिखा सही मानते हैं। शिक्षकों ने कहा, जिस आयु में विचार करना, कार्य कारण भाव समझना या अपना चिंतन करना आवश्यक होता है, उस समय भी हम या तो रटकर या याद कर परीक्षा में लिखते हैं और उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सारी पूजा हाँ में हाँ मिलाने वाली या बिना सोचे समझे विरोध करने वाली बन जाती है। ऐसे में एक महान राष्ट्र पर प्रत्यय नए बुद्धि से चलने लगता है। इससे मुक्त होने के लिए हमें शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बिना उचित शिक्षा के हम विवेक से हमारी व्यवस्थाएं नहीं बना सकते। शिक्षा के विषय में ज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसके भी बहुआयामी प्रयास करने होंगे। इति शुभम।